अस्सलाम वालेकुम। भाई, क्यों परेशान हो? किस चीज की परेशानी है? देखो मेरे प्यारे शागिर्द हो, मैंने आप लोगों से पहले भी बार डिस्कस करी थी, मैं दोबारा भी आपसे एक बात कह देता हूँ। भाई, अगर तुम इस बात के खौफ के अंदर परेशान हो ना कि सर टाइम बहुत कम है, सर क्या होगा, सर क्या नहीं होगा, सर अगर मगर की कहानी है, सर वो एनईडी के पेपर के अंदर कम नंबर आ जाएंगे तो घर वाले इज्जत नहीं देंगे, खानदान वाले मजाक उड़ाएंगे। देखो, फॉर अ टाइम बीइंग आई वुड एडवाइस कि यार 2 मिनट के लिए जो है ना ठंडा सांस लो। हो सके तो एक खाली कमरे में बैठो, हो सके तो एक अंधेरे में जाके बैठो। आई ऑलवेज लव के यार, मतलब मुझे लाइट नहीं पसंद कभी कभार, कि मैं चाहता हूँ खुद भी अंधेरे में बैठना। अंधेरे में बैठो कभी भी, अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछना, अपने आप को टाइम देना है और अपने आप से देखो एक सवाल पूछो, क्या इसके अंदर आपकी कोई गलती है? कि भाई अगर आपके 20 जून को पेपर एंड हो रहे हैं, लेट सपोज अगर आपके 20 जून को 24 जून को यार तुम्हारे पेपर एंड हो रहे हैं एंड यू आर कंसीडरिंग कि एनईडी का टेस्ट जो या फास्ट का टेस्ट जो उसके अंदर आ रहा है, आप उसको लेकर स्ट्रेस आउट कर रहे हो। देखो, दो चीजें अपनी जहन में जिंदगी में आसान रखो। अपने आप को इतना ज्यादा कसूरवार कहने की जरूरत नहीं है, सही है ना? अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करो। भाई, आपको इस बात पे खुशी मिलनी चाहिए या आपको इस बात पे अफसरदा होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भंग पी के सो रहा है। यानी कि उनको ये नहीं पता, उन बेगैरत के बच्चों को, कि भाई जो उन्होंने इंटर के एग्जाम्स कब एंड करने हैं, हाई स्कूल के एग्जाम्स एंड कब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को स्टार्ट करना है। भाई, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, जो सिंध जो हमारे टैक्स के पैसे चलता है, उसका बेसिक पर्पज ही मेरा बेटा ये होता है। बट कहने का मकसद ये कि भाई आज से जो 3 साल पहले तक जो इंटर के एग्जाम्स एंड होते थे ये मई के अंदर होते थे, और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स आज से जुलाई में नहीं हो रहे, ये हमेशा से जुलाई के अंदर होते हैं। फास्ट का टेस्ट पिछले 50 साल से जुलाई के अंदर ही हो रहा है, आईबीए का टेस्ट जुलाई के अंदर ही हो रहा है, एनईटी खैर अब जुलाई में आया है, वरना बाकी सारी नष्ट हो गई, जुलाई में होता था। मगर कसूर क्या था कि इंटर के एग्जाम्स मई में एंड हो जाते थे, तो मई से लेके जुलाई तक का एक बहुत बड़ा चंक आपको मिलता था प्रिपरेशन के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि देखो, इसमें आपको जो है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कसूरवार कहने की कि यार आपकी कोई गलती है, कि आपका वो है, नहीं। देखो, इसमें स्ट्रेस करने की नीड नहीं है। जितना आप स्ट्रेस करोगे ना इस वक्त आपके लिए कंफ्यूजिंग है। मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे पास आजकल जो मैसेज आ रहे होते हैं ना, सर वो रोने का दिल चाह रहा है, सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर वो नई चीज को देखता हूँ पुरानी चीज भूल जाती है, या सर वो सारी चीजें कवर भी कर ली, लेट्स सपोज चैप्टर कवर कर लिया, दोबारा चैप्टर के एमसीक्यूज को देख रहा हूँ तो परेशानी हो रही है। देखो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, इस बात को समझो कि भाई आप एक बड़ा मार का सरंजाम दे रहे हो, आप एक ऐसी चीज करो जो नॉर्मल हालात में कोई बंदा नहीं कर सकता। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यार ए लेवल्स का बच्चा जिसके अगर पेपर पहले एंड हो गए थे, या अगर फेडरल बोर्ड का बच्चा, आप उससे कंपीट नहीं कर रहे। भाई, आप सिंध बोर्ड के बच्चे से कंपीट करोगे, जो सिंध बोर्ड वाले हैं सिंध बोर्ड से कंपीट करते हैं, फेडरल वाले फेडरल से करते हैं, ए लेवल वाले ए लेवल से कंपीट करते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं सबसे पहले एनईडी की बात कर लूं, मैं फास्ट ना साइबे बात पे आ जाता हूं। तो देखो, एनईडी के लिए जो है ना अभी का जो लास्ट के आपके 4 डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ना आप जो लाइव क्लासेस ले रहे हो उनको तो कंटिन्यू करो, मगर साथ में एनईडी के पास पेपर्स को लाजमी कवर अप कर लो, जो 2020 के ऑनवर्ड्स हैं। 2020 ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है? जो 2020 से ऑनवर्ड कंप्यूटराइज टेस्ट आए थे उनको लाजमी कवर अप कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश के लिए कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के कवर अप कर लो। क्योंकि देखो, ये जो कंप्यूटराइज टेस्ट थे ना, इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने वो निकाल निकाल के बच्चों को दे दिए थे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे जब वो टेस्ट देने के लिए जाते थे, वो वापस आके मुझे आके बताते थे सर ये पेपर आया था, तो मैंने वो दे दिए थे। इससे फायदा क्या होगा? लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इसमें आपका फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसकी तैयारी करो, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट का जो टाइम है ना उसको इनको ऊपर लाजमी फोकस करो, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर लेट सपोज आपके पास फिजिक्स की बात कर ले। देखो, फिजिक्स के अंदर जो पेपर्स मैंने अपलोड करे हुए बेतहाशा करे हुए हैं, सही है ना? तो उसके अंदर उसको कवर अप करो। और एक और चीज, फिजिक्स की तैयारी करने के लिए अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स की तैयारी भी कैसे करें, केमिस्ट्री की कैसे करें? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी नोट्स होंगे ना, फय्यम अब्बासी के नोट्स हैं, अनीस हुसैन के नोट्स हैं, आईबी ग्रेड्स के नोट्स हैं, उन नोट्स को अगर उठाओ, और अगर नोट्स नहीं है तो मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव देख लीजिएगा। स्टडी मटेरियल ड्राइव खजाना है, खजाना। उसके अंदर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको उठा के देखो ना, तो किसी भी चैप्टर को आप उठाओगे, उस चैप्टर के स्टार्ट से पहले होते हैं बुलेट पॉइंट्स। उन बुलेट पॉइंट्स को हर चैप्टर से पहले कवर अप कर लो। भाई, एमसीक्यूज के अंदर कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं ना, तो जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, वो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, इन दोनों में काम कर लो। टाइम कम है, 4 दिन है ना, 4 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स तो नहीं कर सकते, रट्टे तो नहीं मारोगे ना 4 दिन में बैठ के, केमिस्ट्री के रट्टे तो नहीं लगेंगे, तो एटलीस्ट ये काम कर लो। लेक्चर्स अपने साथ साथ लाइव लो, मगर ये वाला काम लाजमी तौर पे कर लो मेरे प्यारे शागिर्दों। वाइल अगर कंप्यूटर की बात करें तो भाई, कंप्यूटर वाले मेरे प्यारे शागिर्दों, तुम्हारा पेपर ऑल्दो वैसे ही बड़ा आसान होता है, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लो। तुमने सिर्फ अपने इंटर के 10 ईयर्स को रिवाइज करना है। बेसिक जो तुम्हारे इंटर के जो रजिस्टर थे उनको रिवाइज कर लो, तुम्हारे ए लेवल्स के रजिस्टर थे, और इसके अलावा मैंने ड्राइव के अंदर जो फाइल्स अपलोड करी उनको गो थ्रू कर लो। अच्छा, इतने एक तो मासूम बच्चे, इतने मासूम बच्चों को अल्लाह मियां की गाय बच्चे मेरे पास कभी कभार आ जाते हैं। एक बच्चे ने मेरा मैसेज आया, सर सर वो आपने 6-7 फाइलें डाली हुई हैं, तो उनमें से कोई एक फाइल बता दें जिसको करके मेरे नंबर पूरे आ जाएं। मेरा दिल चाह के मैं अपना सर कहीं भी पीट लूं।
और कुछ बच्चे कहते हैं कंप्यूटर का कोई चैनल या कंप्यूटर की तैयारी का कोई तरीके का। भाई कंप्यूटर की तैयारी के ऊपर मैं टाइम जाया करने की मतलब आप जो कंप्यूटर वाले हैं ना, आपको यहाँ पे फायदा है कि भाई आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। केमिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, वाइल कंप्यूटर की तैयारी बहुत आसान होती है। आपने सिंपल अपने इंटर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, प्लस आपने इंटर के 10 ईयर्स 20 ईयर्स जाके उर्दू बाजार से या आपके घर के पास कोई भी दुकान हो ना, उससे 10 ईयर्स 20 ईयर्स पकड़ लो, उससे एमसीक्यूज 20 ईयर्स कंप्यूटर के देख लो। प्लस जो मैंने फाइल्स अपलोड करी हुई है कंप्यूटर की, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसमें आईबी ग्रेड्स के पास पेपर्स भी, उसमें एनईटी के पास पेपर्स भी, उसमें डिफरेंट जो 2020 से ऑनवर्ड भी पेपर आए उसमें भी कंप्यूटर के पेपर्स का पोर्शन मौजूद है, उसको कवर अप कर लो। देन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के अंदर देखो मैंने सारे पैसेजेस की कल भी ड्राइव्स को डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर किया था कि भाई इंग्लिश के अंदर इन चीजों को कवर अप कर लो अगर आप एनईटी की बात कर रहे हो। अच्छा, वाइल अगर आप फास्ट की बात कर रहे हो, नस्ट की बात कर रहे हो, आईबी की बात करो, इंग्लिश का पोर्शन जगह पे सिमिलर रहता है। इंग्लिश के वो तमाम बच्चे जो बैच में शामिल हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिले हुए हैं। सर के घर पे डेथ हुई हुई है, इस वजह से सर ने अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाए, जिसके ऊपर मैंने भी सुनाने की कोशिश करी, बट देन मुझे पता चला कि सर के घर के ऊपर डेथ हुई हुई है, जिसकी वजह से सर ने भी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं करी। मगर सर के तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने आपको दिए हुए हैं। हाँ, ये चीज है कि लाइव क्लासेस जो होंगी वो इंशाल्लाह कल से सर की ऑनवर्ड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके ऊपर आपको एक स्लॉट मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस उनकी हम लगा देंगे। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई इंग्लिश के ऊपर जो है ना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश आप बहुत इजीली कवर अप कर सकते हो। इंग्लिश के ऊपर 4 तरह के टॉपिक्स होते हैं। देखो ये बात वो बंदा नहीं कह रहा जिसका अपना कोई नॉलेज नहीं है, आई एम आई बी ड्रॉप आउट। मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई इंग्लिश की तैयारी मुझे बता दो, मैं बता देता हूँ कैसे तैयारी करनी है। इंग्लिश के अंदर देखो आपके पास 3 तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक आपके पास होते हैं पैसेजेस। आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, पैसेजेस का पार्ट लाजमी आएगा। व्हाट इज पैसेज? पैसेज के अंदर आपको यार 4 हुरफे या 10-15 हुरफे इंग्लिश की गिवन होंगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड करना होता है। दैट इज नोन एज दी पैसेज। अगर आप एनईटी जाओ, एनईटी के अंदर भी होता है कि आपके पास फास्ट हो गई, आपके पास नस्ट हो गई, आपके पास आईबी हो गई, हर जगह पे होता है। सही है ना? सेकंड नंबर के ऊपर जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे आपको डिफरेंट सेंटेंसेस गिवन होंगे, उसे एरर को रेक्टिफाई करना होगा, यानी कि एरर करेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके पास सेंटेंसेस के अंदर एरर्स मौजूद होंगे, उनको करेक्ट करना होगा। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये 3 बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो हर जगह पे आते हैं, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो आपके पास एनईडी हो, चाहे वो आपके पास आईबी हो। सही है ना भैया? आईबी में खैर एक चीज और आ जाती है, आईबी के अंदर जो एक और पोर्शन आ रहा है, जो कि ऑल्दो मैं आईबी को फॉलो अप कर रहा होता हूँ, तो आईबी के अंदर एक और पोर्शन इंग्लिश के अंदर आता है कि भाई वहां पे अब पोएम्स दे दी जाती हैं और पोएम से जो है ना पैसेज ड्राइव होते हैं। ये बड़ा यूनिक चीज है जो पहले आईबी के एमबीए में होता था, अभी आईबी के बीबीए के अंदर भी आ रहा है 2018 से ऑनवर्ड के ऊपर। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये पैटर्न हर जगह पे सिमिलर रहेगा। तो एनईटी की जो आप तैयारी करने के लिए परेशान हो रहे हो, तो भाई मैंने जो इंग्लिश की ड्राइव्स आपको शेयर करी है ना, उसको गो थ्रू कर लो, उसके पैसेजेस को कवर अप कर लो। और अगर आप नस्ट की, फास्ट की, आईबी की तैयारी करो, तब भी आप इन पैसेज को गो थ्रू कर लो। भाई इन पैसेज को अगर आप गो थ्रू कर लोगे, आपकी इंग्लिश निकल जाएगी। प्लस एक और चीज सबसे बड़ी होती है, देखो आपके पास फास्ट के अंदर इतना कोई बड़ा पोर्शन नहीं आ रहा इंग्लिश का, नस्ट के अंदर कोई इतना बड़ा पोर्शन नहीं आ रहा इंग्लिश का। असल मसला क्या होता है, एनईडी में 25 नंबर्स का पोर्शन आ रहा होता है इंग्लिश का, या दाऊद के अंदर 25 नंबर्स का पोर्शन आ रहा है। तो जो इंग्लिश की फाइल्स मैंने शेयर करी है, उसको अगर आप समझ के करना है, देखो रट्टे नहीं मारने। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस को खुदारा याद नहीं करना, तुमने तुमने क्वेश्चंस को कवर करना है। क्वेश्चंस को रट्टे मारना, याद करना और समझ के करने में डिफरेंस होता है। अब मैं अक्सर देख रहा होता हूँ बच्चे क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक पैसेज है द स्ट्रीट काउ, द स्ट्रीट काउ के आंसर्स बैठ के रट्टे मार रहे हैं। अबे भाई ये ब्रिटिश कॉन्सल्स के ऐसे होते हैं 80-80 पैराग्राफ्स के ऊपर, तुम्हें क्या पता तुम्हारी उसके अंदर अगर ये पैसेज आया हुआ था, कोई और पैसेज तुम्हारे पास कल को ना आ जाए। तो खुदारा रट्टे नहीं मारने, समझ के कॉन्सेप्ट को करें। कुछ जो फेमस एमसीक्यूज हैं आपको आइडिया हो जाता है, करते करते जहन में हो जाते हैं, मगर असल चीज क्या है उसको कवर अप कर लें। जो स्नोनियम एंटोनियम एनईडी साइट के ऊपर आए हुए हैं, सारे अपलोड करे हुए ड्राइव के अंदर, एक एक चीज प्रोवाइड करी हुई है, उसको वहां से कवर अप करें। सही है ना भैया? ये चीज होती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। छोटा सब्जेक्ट कौन सा? जो मेरा अपना सब्जेक्ट है, मेरे नोन एज मैथमेटिक्स। तो भाई मैथमेटिक्स के अंदर क्या करना है? देखो मैथ्स के अंदर अगेन, अच्छा बच्चे, एक तो मेरे पास 1 से 2 बच्चे जो पहला दिन ही था ना, पहले दिन जिस दिन बैच मैंने स्टार्ट करा ना, एक बच्चे ने बड़े गुस्से वाले अंदाज में मुझे मैसेज किया कि सर आपने क्या, सर फास्ट की तैयारी हमें करनी है, ये और वो। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, मगर मैंने उसको सिर्फ एक बार समझाया। मैंने बोला देखो बेटा, तुम्हारे फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले मैं जितने मैथ्स के टॉपिक्स कवर करवाऊं ना, अगर तुमने सिर्फ वो भी जाके फास्ट के टेस्ट के अंदर कवर अप कर लिए ना, तुमने अगर वो भी तरीके से समझ लिए, तुम्हारा फास्ट का टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। फास्ट साइट के ऊपर टेस्ट क्लियर करना मुश्किल नहीं होता मेरा बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको जितने मैंने टॉपिक्स कवर करवाए, अगर आपने वो सिंपल तरीके से जाके, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो ना भाई, नॉर्मल बंदे से नहीं पढ़ रहे, आपने देखा होगा मैं एक टॉपिक को कवर करवाते हैं उसके 10 चीजें आपको अलग बता रहा हूँ। बेसिक मैथ्स का टॉपिक है ये, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स एंड सो ब्ला 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 ब्ला, 10 थिंग्स मैं आपको बता रहा
रहा होता हूँ। तो अगर आपने मेरी बताई हुई तरीके को फॉलो करते हुए चीजों को कर लिया ना, आप इजीली फास्ट का टेस्ट निकाल सकते हो। वाइल एनईटी के लिए मेरी इंस्ट्रक्शन बड़ी क्लियर है कि यार जो मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ उन लाइव क्लासेस को साथ साथ लो, और लास्ट के अंदर मैंने आपको पहले दिन एक बात बताई थी, 2020 ऑनवर्ड्स की जो एक प्लेलिस्ट है पास्ट पेपर वाली मेरी, उसको खुदारा कवर अप कर लो, उसको साथ साथ फॉलो अप कर लो, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तुमने उसको कवर अप कर लिया, मैं तुम्हें बैठ की गारंटी देता हूँ तुम्हारा एनईटी के अंदर मैथ्स में 25 और 25 नंबर आ जाएंगे। आपको अगर मैं बड़े मजे की बात बताऊं ना यार, मैं लोगों को इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की गाइड्स कर रहा होता हूँ, एंड बिलीव मी जो मेरे मैथ्स का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर नॉर्मली हर बच्चे के 25 नंबर आते ही आते हैं। तो जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके नंबर्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कम आ रहे होते हैं, मैं उनको उसके बारे में गाइड कर रहा होता हूँ कि भाई ये इसमें नंबर कम इसलिए आए हैं, इसको इस तरीके से पढ़ो, इसको इस तरीके से पढ़ो। अगर आप जाके देखें तो मेरे पुराने जो रिकॉर्ड्स के अंदर बच्चे मेरे वो पढ़ते रहे ना, उनके मैथ्स में तो हमेशा फुल आते रहे हैं, उनका मैथ्स कभी प्रॉब्लम नहीं रही। उनकी प्रॉब्लम आती है कि भाई वो फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश को है ना सही से पिक नहीं कर पा रहे होते। तो देखो वो चीज बहुत आसान है। आपको जो मैंने तरीकाकार बताया इस तरीके को खुदारा फॉलो अप करो। टाइम कम है, बुलेट पॉइंट्स को कवर अप करो। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, हर चैप्टर के स्टार्ट के अंदर बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा, मैं एक और चीज अच्छी चीज मुझे याद आ गई, भाई मेरी जो स्टडी मटेरियल ड्राइव है ना, मेरा बेटा मैं इसको खजाना कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरी कई सालों की मेहनत मौजूद है। सही ना, स्टडी मटेरियल ड्राइव जो है, इसके अंदर अगर तुम सिंपल उसके अंदर जाओगे ना, ई कैट और बीएस वाले पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जब पोर्शन के ऊपर जाओगे, वहां पे मेरे जो स्टूडेंट्स अनीस हुसैन और किप्स के पास आउट थे, जो नस्ट के अंदर गए थे, एनईडी के अंदर गए थे, मैंने उनकी जो सॉल्व्ड कॉपीज थी, सॉल्व्ड कॉपीज, उनकी पीडीएफ फाइल्स भी अपलोड करी हुई हैं। उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आई होप आपने से बहुत से बच्चों ने देखी होगी जो मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव है। जब आप मुझे मैसेज करते हो ना, मैसेज जो आपके पास आता है उसमें सबसे लास्ट वाला जो मैसेज होता है स्टडी मटेरियल ड्राइव का है। स्टडी मटेरियल ड्राइव पे जब क्लिक करोगे ना, उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन में जब आप जाओगे, तो वहां पे जो मेरे स्टूडेंट्स आज नस्ट में या फास्ट के अंदर बैठे हुए हैं, या उसके अंदर एनईडी में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो सॉल्व पीडीएफ फाइल से मैंने वो भी डाल दी थी। यानी कि जो उनको वहां पे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता था, उनकी जो कॉपीज थी, मैंने उनसे कहा था यार मुझे पीडीएफ बना के दो। अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो ऑब्वियसली मुझे वो ट्रीट करवाने के बजाय, गिफ्ट देने के बजाय मुझे ये गिफ्ट दे दो। तो उन बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिए थे अपने अपने, तो मैंने वो चीजें भी अपलोड करी हैं, वो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप उनसे भी बुलेट पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से सॉल्व पके पकाए नोट्स हैं, उन नोट्स को गो थ्रू करो। सही है ना भाई? तो ये चीज अगर आपने फॉलो अप कर लिया, आप इजीली कवर अप कर सकते हो। बाकी देखो फास्ट के लिए, दाऊद के लिए, इन सब के लिए आईक्यू के लेक्चर्स में अलग से देखो बैठ के पूरी दिन रात मेहनत करके बना रहा होता हूँ। मैंने जितनी मुश्किल से भी 3 लेक्चर डिजाइन करे ना, मेरा बेटा 3 लेक्चर्स नहीं है, ये 26,000 लेक्चर्स इनको बैठ के मैंने कवर अप किया था। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स को निकाल निकाल के कवर अप किया था। तो आईक्यू के सिर्फ ये 3 लेक्चर्स कवर अप कर लो, हो जाएगा। साथ साथ पास्ट पेपर्स का डिफरेंट आईक्यूज देख सकते हो, मगर इन 3 लेक्चर्स को प्राइमली कवर कर लोगे, इजीली निकल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना भाई? बेसिक मैथ्स में साथ साथ क्लासेस में भी कवर करवा रहा होता हूँ, अदरवाइज मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से प्रोवाइड करी हुई, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर अलग से भी करवाए हुए हैं। सही है ना? तो ये एक छोटी सी बात है यार, इसमें बैठ के अब रोने की कोशिश करना, ये कहना कि डिप्रेशन में मैं जा रहा हूँ, ये कहना कि वो करना, ये सारी की सारी बेकार बातें, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। भाई डिप्रेशन में जाओगे, रोने की कोशिश करोगे, अपना टाइम जाया करोगे। तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे, अब 24 घंटे में बैठ के तुमने अगर 2 घंटे बैठ के तुमने कोसने में लगा दी सिंध हुकूमत को, 3 घंटे तुमने बैठ के गालियां देने में निकाल दिया एनईडी वालों को, 4 घंटे तुमने गालियां दे दी फास्ट यूनिवर्सिटी वालों को, भाई तुम्हारे पास टाइम क्या बचा? देखो मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, याद रखिएगा, मुश्किलात हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, बट ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने टाइम को गालियां देने के अंदर, आप अपने टाइम को अफसोस करने के अंदर, रोने के अंदर या डिप्रेस होने में निकाल दो, या आप उस टाइम को यूटिलाइज करो कि आप उन डिफिकल्टीज को फेस कर सको। देखो ये आपके साथ सिर्फ अकेले नहीं हो रहा, 40,000 बच्चा जिसने इंटरमीडिएट सिंध बोर्ड से पास किया होगा उन सबके साथ यही कहानी होगी। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आप कोई स्पेशल नहीं हो, रिमेंबर दिस थिंग। आपके साथ जो बाकी बच्चा कंपीट कर रहा है वो भी इसी तरह का होगा। तो आपने इस चीज को बस अपनी स्ट्रांगनेस अपनी रखना है, मजबूती रखना है, और इस चीज को आपने आपकी स्ट्रेंथ और उसको आपने काम करना है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि यार सर, हमारे पास जो है ना, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिया, पर जब दोबारा करने पे जाते हैं हम भूल जाते हैं। देखो ऐसा उस वक्त होता है मेरे प्यारे शागिर्दों, जब आपने या तो रट्टे मारे हो, या फिर आपको फॉर्मुलाज रिवाइज ना हो, या फिर देखो ये एक नेचुरल चीज है। फॉर एग्जाम्पल यार, बहुत दफा मैं गलतियां कर देता हूँ। भाई मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता थोड़ी हूँ, इंसान गलती हो सकती है, मगर जब उस गलती से सीखने को मिला तो सीख गए। तो देखो आपने एक काम लाजमी करना है, मैं हमेशा एक बार बच्चों को बताता हूँ कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आखिरी के जो 3 डेज होते हैं ना, 3 से 4 दिन जो आखिरी के यूनिवर्सिटी से पहले के रिवाइज करने की होते हैं, उनको रिवीजन कैसे किया जाता है, कि यार आपने जो भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो भी आपने अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, जो भी आपने अपनी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो,
मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आईक्यू, आपने अपनी जून भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। देखो उन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिनमें आप फंसे हुआ कर होगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस लाजमी हुआ करेंगे जिनमें आप फंसते होगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की लास्ट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। देखो अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास एक टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज का, मैंने उस टॉपिक को सॉल्व करना स्टार्ट करा, उस टॉपिक के अंदर अगर 100 एमसीक्यूज थे, मैंने 100 में से 60 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। मेरा बेटा आपको एक बात बताऊं कि 60 एमसीक्यूज बेकार है, किसी काम के नहीं है, इसका मतलब ये आपको आते थे, आपने कर लिए। जो 40 एमसीक्यू जिसमें आप फंसे थे, जिसमें आपको टाइम लगा सॉल्व करने के अंदर, जो आपको लगा कि ट्रिकी है, इन 40 को आपने हमेशा जिंदगी में करके रखना है। और जब भी आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो ना, उससे पहले इन ट्रिकी एमसीक्यूज को लाजमी एक दफा गो थ्रू कर लें, क्योंकि देखो जिस चीज को आपने सॉल्व किया, अगर उसको दोबारा से सॉल्व करोगे ना, उसको कोई फायदा नहीं है। तो आपको आती है, अगर आज आती हो कल भी आती होगी। हाँ, जिस चीज के अंदर अगर आज आप फंसे हो, अगर आपने उसको कल दोबारा रिवाइज नहीं करा, तो परसों फिर बच जाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाई लेट सपोज अगर आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लगता था इसमें आप फंसे थे, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को हमेशा मार्क करके अपने पास रखा करो, बुक मार्क करके। और फिर यूनिवर्सिटीज के जो आखिरी के टेस्ट से पहले के दिन होते हैं ना, उसमें लाजमी तौर पर उनको कवर अप कर लिया करो। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जहां पे अगर आपको, जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर आप एक क्वेश्चन में आज फंसे हो, अगर कल उसे रिवाइज नहीं करोगे तो परसों फिर फंस जाओगे कॉन्सेप्ट लेने के बाद भी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं। तो अगेन आई वुड जस्ट से, क्या रोने की फायदा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई जो भी आपके मजहबी कलमात हैं उनको पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके, जो भी आपके पर्टिकुलर, अगेन है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे डिफरेंट कम्युनिटीज से होते हैं, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। जिस भी आप कम्युनिटी से, मेरा बेटा आप अपने जो है ना बिलीफ को यकीन करते हुए आप सिंपल तैयारी करो। आप इस बात की फिक्र छोड़ दो रिजल्ट क्या होगा, अगर आप मेहनत करो, यकीन मानो अगर आप मेहनत करोगे, रिजल्ट अल्लाह की जात के पास है, आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। बहुत दफा आप जितनी भी तैयारी कर लो उसको फायदा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल जो देने वाला है वो देना ना चाहे, है ना भाई। और यकीन मानो आप कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो अपने आप को परेशान करना, ये कहना कि भाई कि मैं एनईटी के राउंड 1 में अपीयर नहीं होता, राउंड 2 में होता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर राउंड 1 ना दें तो राउंड 2 राइटली देने क्या फायदा होगा। देखो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, यूनिवर्सिटी का टेस्ट तुम्हें जिंदगी के अंदर वो बातें सिखाते हैं जो तुम्हें कोई और जिंदगी में नहीं सिखाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि राउंड, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट के अंदर जो 2 या 3 घंटे होते हैं, बड़े क्रूशियल होते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी तुम्हारी उसी ऊपर डिपेंड करेगी, मगर ऑब्वियसली फॉर अ टाइम बीइंग 2-3 साल के लिए जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेट सपोज अगर मैं आपको अपनी एक कहानी बताऊं ना, आईबी के अंदर मैं गया टेस्ट देने के लिए। यकीन माने आईबी की बिल्डिंग ऐसी खूबसूरत थी, और आईबी का एक क्रेज था मुझे, और माय एंटायर फैमिली वाज फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो ऑब्वियसली इट वाज रियली समथिंग जो मेरे लिए बड़ा क्रेज था। तो मेरे लिए मैं काम उठा के, यार मतलब यार अगर आईबी नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बट बिलीव मी ऐसा नहीं होता, जिंदगी फिर भी चलती है। सो द पॉइंट इज दैट कि जब आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाके बैठोगे ना, एनईडी के अंदर, आप फास्ट के अंदर, आप नस्ट के अंदर, आप आईबीए के अंदर, यकीन मानो क्वेश्चंस को हैंडल करना टफ हो जाता है। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि यार मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। या फिर बहुत सारे बच्चे एक अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और ये अंडर प्रेशर क्या आते हैं कि यार आप देखोगे आपके साथ इतने सारे बच्चे और भी टेस्ट दे रहे होंगे। 99% बच्चे जो यूनिवर्सिटीज का टेस्ट फेल करते हैं ना, वो इसलिए फेल नहीं करते कि उनकी तैयारी नहीं होती, वो इसलिए फेल करते हैं कि वो अंडर प्रेशर में आने के बाद टेस्टों के अंदर भंडे मार देते हैं। आप में से बहुत से बच्चे इन्होंने आईबीए का या नस का नेट 1 नेट 2 नेट 3 दिया होगा, दे नो दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग। उन्हें मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, कि भाई आप में से बहुत से बच्चे जब देखते हैं ना कि यार इतने अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर, या इतने अच्छे अच्छे घरों के लोग, या इतने अच्छे शक्ल वाले, या इतने अच्छे अच्छे लोग और भी टेस्ट दे रहे हैं, वो कहते हैं कि यार टेस्ट की सीट्स तो सिर्फ इतनी है, और मेरा एडमिशन क्यों होगा, इसका क्यों नहीं होगा, यानी कि मेरा एडमिशन क्यों होगा, इसका क्यों नहीं होगा। तो इस चीज में अपने आप को जो है ना एक अजीब ही माइंडसेट के ऊपर चले जाते हैं, और वो क्वेश्चन में बहुत भंडे मारते हैं। तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रेशर को टैकल करना। अगर आपको प्रेशर को टैकल करना नहीं आता, यकीन मानो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे अपनी पहली क्लास में एक बात कही थी कि मैं आपको अपनी लास्ट की क्लास में प्रेशर टैकल करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, अगर तुमने मेरी एक जुमले पे यकीन कर लिया ना, तुम यूनिवर्सिटी इजीली निकाल सकते हो। देखो प्रेशर को टैकल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। कि जब आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में जाके बैठते हो ना, नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, एनईडी के टेस्ट देने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के अंदर, यूईटी के अंदर, तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि यार यार मेरा यहाँ पे जाना ड्रीम था, मेरे अब्बा ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे दादा ने यहाँ से पढ़ा है, तो मैं भी अगर यहीं से पढ़ूंगा तो कामयाब होऊंगा। आपके जहन में एक प्रेशर होता है, और फिर जब आप बहुत सारे डिफरेंट बच्चों को देखते हो टेस्ट देते हुए, आप और अंडर प्रेशर हो जाते हो कि यार इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इनका एडमिशन हो जाएगा, मेरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने तो तैयारी नहीं करी हुई। तो सबसे पहला काम जो वहां पे आपको करना होता है ना, आपके जो भी मजहबी कलमात है उसको अदा करो, आयतल कुर्सी पढ़ो, जो भी आपके पर्टिकुलर मजहबी कलमात है उनको लाजमी पढ़ो, जो भी दरूद शरीफ है, जो भी आप पढ़ना चाहो, उससे आपको थोड़ा सा बिलीव मिलेगा। सेकंड नंबर के ऊपर ऑलवेज ट्राई
ट्राई टू, आप अपने पानी की बोतल रखो और अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जोन करने के लिए हमेशा इस बात को सोचो कि यार देखो, लेट सपोज अगर भी क्लास के अंदर बच्चे जो बैठे हुए हैं उनके लिए मेरी खास बात है कि यार आपने तैयारी करी है। देखो मैं इस बात का गवाह हूं कि यार आप इतनी गर्मी के अंदर बैठ के क्लास ले रहे हो, बाकी नहीं ले रहे। देखो जो बच्चा क्लास लेने के लिए नहीं आया, मैं उसको घर पे जाकर तो उसको नहीं बोलूंगा ना क्लास लेने के लिए तेरे लिए जरूरी क्लास है। मैं उसको तो नहीं बोलूंगा कि यार मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तू अपने घर पे बैठ के तू पोकेमॉन बैठ के देख रहा है या इंस्टा या फेसबुक या स्नैपचैट बैठ के यूज कर रहा है, मैं तो नहीं बोलूंगा ना। जाहिर सी बात है जो सिंसियर है वही क्लास लेने के लिए बैठा हुआ है। तो पॉइंट इज डेट के जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए बैठो तो हमेशा सबसे पहले आप इस बात को जरूर सोचो कि यार आपने तैयारी करी है, कोई चीज बला नहीं आएगी, आप उस बला को इजीली खा सकते हो जो भी आपके रास्ते में आएगी। तो सबसे पहली चीज ये होती है। सेकंड नंबर के ऊपर कभी भी दूसरे बच्चों की तरफ मत देखो। कोई तुम्हें पिन करे, तुम्हें पेंसिल मारे, तुम्हें मुंह दे, उसको यकीन मानो रख के चमाड़ मार देना, उसकी उधर ही जो है ना कर देना, मगर उसकी तरफ देखना मत, उसकी तरफ बताने की कोशिश मत करना खुदारा। एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसके अंदर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईबीए की बात करूं, एनईडी में तो खैर एनईडी में भी इतनी पॉलिसी है, बट अगर मैं आईबीए की स्पेसिफिकली बात करूं कि आईबीए के अंदर तो अगर आप टीचर के बगैर बताए एक पेज से दूसरे पेज पलट दो ना, क्योंकि पेपर रिव्यू टेस्ट होता है, तो आईबीए वाले पूरा पेपर फाड़ देते हैं। और यकीन मानो मेरा बेटा, एप्टीट्यूड के अंदर एक बच्चे को एक ही पेपर असाइन होता है और एक ज्यादा पेपर असाइन भी नहीं होते। तो पॉइंट इज डेट कि यार अगर आपने एग्जामिनर को बताए बगैर पेपर भी खाली पलट दिया ना, पेपर फाड़ दिया जाता है। लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, एक मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, मेरा एक जूनियर है, आई एम मैकेनिकल साइड का मेरा जूनियर था एनईडी के अंदर। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी गया, तो मैंने देखा यार वो अपने अम्मा अब्बा के साथ खड़ा हुआ है, उसका छोटा भाई था। जाहिर सी बात है छोटा भाई मुझसे कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पहचान गए। तो पता क्या चला कि उन्होंने माशाल्लाह से एनईडी के टेस्ट के अंदर जो है ना उन्हें फेल कर दिया था। क्यों फेल किया गया था? क्योंकि भाई वो दो बच्चे आपस के अंदर खड़े होकर बातें कर रहे थे, दो बच्चों आपस में दूसरे को बातें कर रहे थे। अब वो जो साहब है उनका क्लेम ये था कि सर इन्होंने मुझसे पूछा था दूसरे बच्चे ने, तो मैंने उसको बताने के लिए कुछ कहा, तो एग्जामिनर ने हम दोनों को बाहर निकाल दिया और पेपर कैंसिल आउट हो गया। यकीन माने अगर आपका पेपर कैंसिल आउट हो गया, आप पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई देन अगेन। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर एक अक्सर गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे से पूछने का कोशिश करते हैं। तो भाई ये पूछने वाली गलती आपकी जिंदगी में बड़ा बुरा इंपैक्ट डालेगी, तो इस चीज को काइंडली रखो। दूसरों की तरफ देखने नहीं है भाई, दूसरे गए भाड़ में तेल लेने गए। यानी कि यकीन मानो तुम्हें जो है ना वो थ्री इडियट्स बड़ी अच्छी मूवी मुझे लगती है, बिल्कुल इंजीनियरिंग लाइफ के ऊपर है। वो जिसमें तो साइलेंसर होता है ना, तुम्हें तुम्हें पेपर के दौरान साइलेंसर बन जाना है, तुम्हें देखना ही नहीं है ना सोचना है किसी दूसरे की तरफ। तीसरे नंबर के ऊपर, हाउ टू अटेम्प्ट एन एप्टीट्यूड एग्जाम, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट की क्लास में आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। अक्सर बच्चों को लगता है कि पेपर जो होता है ना एप्टीट्यूड का, वो नॉर्मल इंटरमीडिएट की तरह का पेपर होता है कि लेट सपोज आपके पास एमसीक्यू नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, आंखें बंद करके गधों की तरह मैंने इसको भी टिक कर दिया, ये आता है सॉल्व कर लिया, ये नहीं आता है क्रॉस कर दिया, अगला कर दिया, ये कर दिया। एप्टीट्यूड इस चीज का नाम नहीं है। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट माइंड गेम। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टैकलिंग योर प्रेशर। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड एग्जाम को अटेम्प्ट करने के प्रॉपर पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप एनईडी के अंदर अपेयर हो गए, इधर आप फास्ट में अपेयर हो गए। इनकी कंप्यूटराइज टेस्ट है। नस्ट क्या टेस्ट कैसा है? कंप्यूटराइज टेस्ट है, सही है ना। वाइल ऑन दी अदर हैंड आईबीए हो गया, और आपके पास सिंपल तरीके से दाऊद का टेस्ट होगा, जैसे वो भी कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं है, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। आईबीए का टेस्ट पेपर बेस्ड है। तो भाई किसी भी जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आता है ना, तो सबसे पहला काम हमेशा डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नस्ट के अंदर है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, आईक्यू है। एनईडी के अंदर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया। फास्ट के अंदर आपके अपने पोर्शन होगा, आईबीए के अपने पोर्शन हो गए, इंग्लिश और मैथ्स हो गया। देखो सबसे पहला काम खुदारा सिलेक्शन ऑफ सेक्शन होता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनके सामने जो पेपर आता है ना, वो आंखें बंद करके उसी पेपर को वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा बाय द वे, आई डोंट नो कि यार आप में से कितने बच्चों ने अपने इंटर के अंदर उर्दू का जो पेपर होता है ना उसको स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट किया था। वेल आई वाज द वन जिसने हमेशा जो है ना हिस्सा जो जीम होता था उसको पहले ही करता था, क्योंकि मुझे ख्याल ये था कि यार नसर निगार हो गया, वो शायर हो गया, पहले करूंगा तो मेरा टाइम सेव होगा। एंड या अल्हम्दुलिल्लाह इसको 80+ मार्क्स इन बोथ ईयर्स इन उर्दू। तो पॉइंट इज दैट कि भाई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि सिलेक्शन ऑफ सेक्शन इज सबसे क्रूशियल थिंग है। देखो सिलेक्शन ऑफ सेक्शन कौन सी करनी है? सबसे पहले उस सेक्शन को उठाना है जो आसान हो। अक्सर गलती बच्चे ये करते हैं कि भाई वो उस सेक्शन को पिक कर लेते हैं जो कि सामने आ गया, अल्लाह का बगैर सोचे समझे। भाई एनईडी हो फास्ट हो, इसमें सेक्शन चेंज करने के ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो पहले आसान सेक्शन उठाओ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आईबीए की बात करूं, आईबीए के अंदर सेक्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपके पास पहले पेपर, लेट सपोज आपसे कहा जाएगा जेंटलमैन ओपन योर
इंग्लिश पेपर, तो अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको इंग्लिश ही पहले ओपन करना है। मगर इसके अंदर भी ये तरीकेकार है कि अगर आपको सिलेक्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है, जो भी आपको पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा वो फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा। यानी कि सबसे पहला काम है सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, इधर आप खुद से कर रहे हो या आपको एग्जामिनर डिफाइन कर रहा है। जैसे आईबी हो गया, यहाँ पे एग्जामिनर डिफाइन करता है कि आपने कौन सा सेक्शन पहले चूज करना है, वाइल नस्ट, एनईटी, फास्ट, इन सब में आप खुद से चूज कर सकते हो। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर जब आपने सेक्शन को चूज कर लिया ना, अब क्वेश्चंस को देखने का एक तरीकेकार होता है। खुदारा याद रखिएगा यार, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एमसीक्यूज आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टिल 25, फॉर एग्जांपल 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये जैसे नस्ट के अंदर तो 80 एमसीक्यूज होंगे। अब देखो गधे की तरह हमने बैठ के पहले एमसीक्यू से स्टार्ट नहीं करना, हमें फौरन ये काम नहीं करना। हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर ट्रिक होती है कि आपने जिस भी सेक्शन को आपने उठाया, अब आप उस सेक्शन को विद इन अ सेकंड्स के अंदर गो थ्रू करते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 को गो थ्रू कर लिया कि यार मेरे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता। देखो सबसे पहले हमेशा जो अटेम्प्ट किए जाते हैं वो इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किए जाते हैं। अब लेट सपोज आपने सबसे पहले देखा कि यार ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर जो 1 आ रहा है ये आसान एमसीक्यूज है, यानी कि मैं कर सकता हूं, इसका मतलब टिक लगा दिया जाए। जो ऑप्शंस, अब देखो मेरे पास लेट सपोज नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आ रहा है मैं इसको भी कर सकता हूं, मैंने इस पर टिक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास थर्ड एमसीक्यूज एक ऐसे टॉपिक का आ रहा है कि यार जिसका मैं फॉर्मूला भूल गया। देखो मैं इंसान हूं यार, मैं आपकी तरह कोई जो है ना रोबोट नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोले सर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो सारे एमसीक्यूज ही कर ले होंगे ना, कोई गलती नहीं करेंगे। मेरा बेटा एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है ना, याद रखिएगा इसमें 5 से 10 एमसीक्यूज कभी कभार ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं जो कि हर बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सट्रीमली टफ। तो भाई ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो उनसे घबराना नहीं है, उनको टैकल आउट किया जाता है। भाई ये आईबी हो गया, नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, एनईडी हो गया, 100 अगर 100 एमसीक्यूज हैं तो 100 में से 10 से 8 एमसीक्यूज ऐसे लाजमी होते हैं जो कि सिर्फ 0.01% बच्चों के लिए होते हैं, वो हर बच्चा नहीं कर सकता। तो ऐसे एमसीक्यूज लेके कंफ्यूज नहीं होते, इनको टैकल आउट करना होता है। टैकल आउट कैसे करना है कि यार तुमने पेपर के अंदर पहले गो थ्रू कर लिया कि भाई सबसे पहले देखो मेरे पास अगर ये सेक्शन आ रहा है, लेट सपोज एमसीक्यूज नंबर 1 मुझे आता है, मैंने टिक बना दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 मुझे आता है, मैंने टिक बना दिया। अब फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज नंबर 3, लेट सपोज ये आ रहा है डेरिवेटिव के किसी टॉपिक का, लेट सपोज डेरिवेटिव का टॉपिक का आ रहा है और सर हाशिम ने टॉपिक पढ़ाया था, मगर उस दिन मैं बारबेक्यू खाने में मसरूफ था, तो मेरे जहन से फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं अबे यार मैंने इस टॉपिक को पढ़ा तो था मगर इसका फॉर्मूला निकल गया, मगर मेरे जहन में मुझे मालूम है करना कैसे, मगर मैं कुछ फॉर्मूला भूल गया या मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया। तो यानी कि ये चीज मुझे आती है मगर मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कैसे होगी, तो इस पे मैंने सर्कल बना दिया और फिर इस तरीके से चलते जाएंगे। लेट सपोज एमसीक्यू नंबर 5 एक ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, यानी कि मेरे अबाउट दैट को भी नहीं पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना कि कुछ एमसीक्यू इंतहाई टफ होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ टॉपिक्स को छोड़ के चले जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि यार आई एम इंजीनियर, सो लेट सपोज कोई बंदा मुझसे बोले कि यार हार्ट की सर्जरी कैसे होगी, तो अब जाहिर सी बात है यार मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकता। देखो इंजीनियर जो होता है ना, इंजीनियर की खास बात क्या होती है, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर बिला तात्तुल बोलने की तवक्को रखता है, जिस तरह वो होता है ना वो 3 इडियट्स के अंदर वैसे ही। तो इंजीनियर की सबसे खास बात ही क्या होती है, वो डरता वरता नहीं है भाई, वो जिस बात पे बोलोगे ना उस बात पे तुम्हें लंबा सा मंजन करा देगा, इंजीनियर की खास बात होती है। मगर अगर मुझे कोई हार्ट सर्जरी पे बोलने को कहेगा तो यार मैं बेसिक मंजन तो करवा सकता हूँ कि हार्ट सर्जरी इसलिए होती है जब दिल खराब हो जाता है तो फिर दिल को रिप्लेस करते हैं, ये होता है वो होता है। मगर आई विल नॉट बी एबल टू गिव एनी पर्टिकुलर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि हार्ट सर्जरी में हो क्या रहा होता है। हाँ तुम मुझसे ये पूछो कि यार कोई मोटर कैसे चलती है, तुम मुझसे ये पूछो कि भाई सप्लाई चेन क्या हो, तुम मुझसे पूछो फार्मास्यूटिकल सेक्टर वर्क कैसे कर रहे हैं, तुम मुझसे पूछो कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, तुम मुझसे पूछो कि भाई एक जो आपके पास मोटर्स होती हैं या आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या बेसिक लॉज होते हैं, रेफ्रिजरेशन बेस्ड लॉज क्या होते हैं, या थर्मोफ्लुइड्स क्या होती है। यकीन मानो ऑल्दो मैंने उसको पेपर्स को जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग लाइफ बड़े तरीके से गुजारी होगी, मगर मैं फिर भी बहुत अच्छा मंजन दे सकता हूँ इन चीजों के ऊपर। बट अगर मुझसे तुम पूछो कि हार्ट सर्जरी कैसे होती है, मैं फेल हो जाऊंगा वहां पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाई ऐसे एमसीक्यूज आपके पास आएंगे तो या तो आपको बिल्कुल नहीं आती होंगे या वो ऐसे टॉपिक से होंगे जो आपने छोड़ दिए। यानी कि लेट सपोज आप पेपर से पहले पढ़ रहे थे और आपने बोला कि यार फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये जो गैल्वानोमीटर का टॉपिक है यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, और वही पेपर में हेलो करने के लिए आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं आता अगर उसके बारे में, तो ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे एमसीक्यूज के ऊपर टाइम जाया नहीं किया जाता। ये एमसीक्यूज जो होते हैं ये सबसे ज्यादा तुम्हारा टाइम खाने वाले होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर हैंडलिंग। अगर तुमने किसी भी एमसीक्यूज के ऊपर टाइम ज्यादा दे दिया तो याद रखिएगा कि भाई देखो एक सिलेक्टेड टाइम है आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल एनईटी की बात करूं तो 100 एमसीक्यूज हैं और 100 आपको आपके पास 120 मिनट है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात कर रहा हूं, सही है ना भाई।
तो कहने का मकसद क्या है? 2 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट से भी कमी टाइम होगा। कहने का मकसद ये कि यार देखो, अगर तुमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर टाइम ज्यादा लगा दिया तो फिर बेटा अपने जहन में एक बात खुद ही कैलकुलेट कर लेना कि लेट सपोज अगर तुमने स्टार्टिंग के 40 मिनट तुमने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस पे लगा दिए, तो खुद ही अगले जो लास्ट के 40 क्वेश्चन है ना, खुद ही उनको माइनस करके आ जाना बेटा, कि वो तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, अगर तुमने एप्टीट्यूड के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा अमाउंट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दी, तो रिमेनिंग अमाउंट तुम्हारी वैसी खत्म हो जाती है, तुम्हारे जो आखिरी के क्वेश्चन होंगे वैसे छूट जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एप्टीट्यूड के अंदर कभी भी क्वेश्चन को बैठ के सोचा नहीं जाता। मैं अक्सर कभी कभार एनईडी विजिट करने होता है, बुला लेते हैं एनईडी वाले, या डिफरेंट एप्टीट्यूड एग्जाम्स को देखने का बड़ा इत्तेफाक रहा हमेशा। मैं अक्सर देखता हूँ एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर बच्चा जो है ना, वो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। मैंने एक दो दफा जाके बच्चे से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? कहता है सर वो बैठ के सोच रहा हूँ, वो भूल गया हूं मैं। मैंने बोला बेटा आजा तुझे चारपाई ला देता हूँ, इधर गाँव तो क्या ला देता हूँ, बैठ के सोच ले तू इधर ही बैठ के। मतलब ये क्या बेवकूफी है, तुम्हारा 2 घंटे का तुम्हारा टाइम है, तुम उसमें बैठ के सोच रहे हो। भाई तुम्हारे पास जिस एमसीक्यूज के अंदर तुम फंसो, और वो एमसीक्यूज अगर तुमसे 1 मिनट से ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा है, ऐसे एमसीक्यूज के खानदान में तुमने गालियां देनी है, उसकी पुश्तों के ऊपर तुम्हें लानत भेजनी है, और तुमने अगले एमसीक्यूज पे पहुंच कर जाना है। खुदारा इतना सोचने का टाइम नहीं होता। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यार फॉर्मूला बस जहन में आने ही वाला है, आने ही वाला है, और तुम्हारे जहन के अंदर जो है ना कोई गाना स्टार्ट हो जाए, कोई मीम स्टार्ट हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं करना। किसी चीज को सोचना नहीं है इतना 1 मिनट से ज्यादा भी। तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें याद आ जाएगा, आगे बढ़ जाओ। भाई इंसान की नेचर होती है, आगे चल के अगर कोई चीज याद आ जाएगी ना, तो फिर साइड पे लाके कहीं पे लिख देना, उसको बाद में कवर अप कर लेना। मगर खुदारा बैठ के सोचने में टाइम जाया नहीं करना। दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब देखो, 3 तरह के एमसीक्यू हमारे पास बन गए। एक होते हैं राइट वाले, एक होते हैं सर्कल वाले, एक होते हैं क्रॉस वाले। राइट वाले वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि मुझे आते हैं। सर्कल वाले वो एमसीक्यूज होते हैं जो मुझे आते तो हैं, मगर या तो ये बहुत लेंदी एमसीक्यूज है, मुझे पता है कि बहुत टाइम लेगा एमसीक्यू सॉल्व होने में, या फिर मुझे इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, या फिर मुझे इसके बारे में कोई फॉर्मूला भूल गया हूं, या मुझे इसके अंदर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। वाल क्रॉस वाले वो एमसीक्यूज होते हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, कौन से एमसीक्यूज है, किस टॉपिक से आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता, ये मेरी किताब से एग्जिस्ट करता नहीं करता, मुझे ये भी नहीं पता। क्रॉस वाले वो एमसीक्यूज होते हैं। तो अगर तो पेपर बेस्ड टेस्ट है ना, तो हमेशा सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन होते हैं, आपने उसको गो थ्रू करने के बाद इन 3 तरह के सिंबल लगा लेने होते हैं। यानी कि क्रॉस वाले, अब लेट सपोज मेरे पास ये क्रॉस वाले एमसीक्यूज ये सारे आ रहे हैं, यानी कि देखो क्रॉस वाले एमसीक्यूज कौन सी है, वो एमसीक्यूज हैं जो मुझे 100% आते हैं, जो मुझे पता है इनका आंसर क्या होगा, मुझे ये भी मालूम है सॉल्व कैसे होंगे। तो भाई सबसे पहले हमेशा ये क्रॉस वाले एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए जाते हैं पेपर के अंदर, देन सर्कल वाले किए जाते हैं, देन ये आपके पास ये क्रॉस वाले किए जाते हैं, सॉरी, सबसे पहले टिक वाले किए जाते हैं, देन सर्कल वाले, देन क्रॉस वाले। सो द पॉइंट इज दैट मेरे प्यारे शागिर्दों, अब लेट सपोज अब टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा। अब आप बोलो सर मैं टिक क्रॉस और ये सर्कल की गेम तो नहीं खेल सकता, टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा, अब क्या करें? देखो, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे स्क्रीन के इधर गिवन होगा ऑप्शन नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट करके आगे जा सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैथ्स का पोर्शन मैंने ओपन किया, पहला एमसीक्यूज मेरे पास आया, पहला एमसीक्यूज आया कि भैया हर्मिशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मेरे जहन में फौरन आया कि सर हाशिम ने पढ़ाया था हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, विद इन सेकंड्स के अंदर आंसर आया, मुझे मालूम है इसे मैं कर सकता हूं, तो इसको मैंने फौरन से इसका करेक्ट आंसर लगाया, नेक्स्ट कर गया। अब देखो जो अगली चीज मेरे पास आई ना, मेरे अबाव इजाद को भी नहीं पता कैसे सॉल्व होगी। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता है कि भैया ये बताइए तो हमारे पास कि अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कितनी होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने इस पर टाइम जाया नहीं करना। मैंने ये नहीं करना कि मैं साथ वाले से बैठ के झांक रहा हूं कि भैया तेरा एमसीक्यूज ही आया है तो मुझे तू बता दे। यकीन माने सबके एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं, आपने किसी को झांक के नहीं देखना। अगर मेरे पास एक ऐसा एमसीक्यूज आ गया जिसके बारे में मुझे अब नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, उस पर लानत भेजनी है, आगे मूव कर जाऊंगा, नेक्स्ट एमसीक्यूज कवर करना है। तो इस तरीके से आपने अपने तमाम एमसीक्यूज को कवर करना है। पहले सिर्फ आसान एमसीक्यूज कवर करने होते हैं, पहले वो एमसीक्यूज कवर करने होते हैं जिन पे सोचने का टाइम ना लगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमसीक्यूज आ रहा है कि लेट्स सपोज मुझसे कही जा रही है इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर 5x 4x, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे ऑल्दो क्वेश्चन आता तो है मगर मुझे मालूम है कि इस पे काफी टाइम लग जाएगा, मेरी इंटीग्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं इसको भी छोड़ सकता हूं फिलहाल के लिए, ताकि मैं सबसे पहले उन एमसीक्यूज को कवर अप कर लूं जिनके अंदर मुझे मालूम है कि मेरा टाइम कम से कम लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होता है माइंड गेम का। कैसे? कि यार देखो, लेट सपोज तुम्हें पेपर के अंदर टाइम अलाउ था 120 मिनट्स, तुम्हें पेपर में टाइम कितना अलाउ था? 120 मिनट्स। तुमने ये वाला जो काम था ना, तुमने नेक्स्ट कर करके तमाम सेक्शंस के इजी एमसीक्यूज को पहले सॉल्व कर लिया। तुमने तमाम सेक्शन के जब इजी एमसीक्यूज को पहले सॉल्व आउट कर लिया, तो अब तुम्हारे पास लेट सपोज अभी तक सिर्फ 30 मिनट तुम्हारे गुजरे पेपर में, और इन 30 मिनट्स के अंदर, इन 30 मिनट के अंदर तुमने पेपर के लेट सपोज 25 एमसीक्यूज भी अगर अटेम्प्ट कर लिए ना,
तो तुम्हारे जहन में एक रिलैक्सेशन आ जाएगी, तुम्हारे जहन में एक आसानी आ जाएगी कि यार देखो वैसे 25 नहीं होंगे, 25 से ज्यादा ही होंगे, तो जाहिर सी बात है 30 आपने अभी वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करें जो फोन फोन कर सकते हो। तो लेट सपोज आपने ये 35 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लिया। ये 35 कौन से एमसीक्यूज हैं? ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपके 100% करेक्ट हैं। यू नो दिस थिंग कि आपने करेक्ट करें, आपको मालूम है कि सही हुए हैं, इसमें कोई गलती की चॉइस नहीं है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो इसका मतलब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि यार देखो मैंने 35 नंबर तो अपने कंफर्म कर ही लिए 100%, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है ना मुझे उस पर काम करना है। अब उसके बाद फिर आप उन एमसीक्यूज पे जाते हो जिनका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा मिसमैच हो रहा होता है, जिनके ऊपर आप थोड़े कंफ्यूज होते हो, इतनी देर में आपको उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हद तक याद आ भी चुका होता है। तो फिर सर्कल वाले एमसीक्यूज फिर अटेम्प्ट किए जाते हैं। पहले हमेशा टिक वाले यानी कि जो एमसीक्यूज आते होते हैं हमेशा आसान होते हैं उनको कवर किया जाता है। फिर उन एमसीक्यूज को कवर किया जाता है जो मेरे पास वो एमसीक्यूज हैं जिसके अंदर मुझे मालूम है कि यार अगर मैं फंस रहा था या इसके अंदर मुझे थोड़ा सोचने का टाइम लग रहा था तो अभी तक मैंने सोच लिया होगा। इंसान जब काम कर रहा होता है ना तो बहुत चीजें जहन में चल रही होती है, मेरा बेटा इंसान सोच सकता है साथ साथ, और फिर आपने इनको कवर अप करना होता है। लास्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं क्रॉस वाले आते हैं। देखो क्रॉस वाले वो एमसीक्यूज होते हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होता सॉल्व कैसे होंगे, यानी कि आपके आबाओ अजदाद को भी नहीं पता है किस टॉपिक से आ रहे हैं, आपको इनका टॉपिक नेम भी नहीं पता, आसान भाषा में आपको ये भी नहीं पता यार तुम्हारी किताब से भी आ रहे नहीं आ रहे। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं इनमें फिर हम लगाते हैं तुक्के। तुक्के लगाने की ट्रिक होती है वो भी आगे चल के बताऊंगा, मगर सबसे पहले ये काम जो हमने करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई तुम्हारे पास एनईडी का पेपर हो, नस्ट का पेपर हो, फास्ट का पेपर हो, आईबी का पेपर हो, दाऊद का पेपर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, याद रखिएगा आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यूईटी का पेपर हो, कॉमसेट का पेपर हो, जीआईके का एग्जाम हो, प्यास का टेस्ट हो, कि भाई सबसे पहले आप अपने करेक्ट सेक्शन को सिलेक्ट कर दो। जो सेक्शन आपको आसान लग रहा है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे लेट सपोज मेरी मैथमेटिक्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, तो भैया मुझे मालूम है यार मुझे किसको पहले अटेम्प्ट करना है, मैथ्स को, क्योंकि अगर मैंने लेट सपोज इंग्लिश को या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को पहले सेलेक्ट कर लिया, मेरी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है जब मैं उसमें क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गिरता है। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं पेपर में वो सेक्शन ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, कि यार लेट सपोज किसी बच्चे को फिजिक्स से नफरत है, उसने फिजिक्स ही पहले उठा लिया कि यार पहले इसको निपटा लूंगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। वो जिंदगी आसान होने के अंदर जो है ना टाइम भी जाया हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो जाता है कि यार लेट सपोज फिजिक्स के अंदर आपके 25 में से 10 एमसीक्यू खाली सही हो रहे हैं, या 4 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, बाकी सब में फंस रहे हो। तो होता क्या है जो अगले के टॉपिक जो टॉपिक्स आपको आते भी होते हैं ना उनको भी भूलना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो अक्सर बच्चे करते हैं। हमेशा पहले वो टॉपिक सेक्शन उठाओ जो आपको आसान लगता है, उस सेक्शन को से काम स्टार्ट करो। मुझे मैथ्स आसान लगता था, मैथ्स मैंने हमेशा पहले किया। उसके बाद मुझे केमिस्ट्री आसान लगता है, मैं केमिस्ट्री करूंगा। उसके बाद मुझे इंग्लिश अगर आसान लगता है इंग्लिश करूंगा। उसके बाद अगर फिजिक्स लगता है तो फिजिक्स के ऊपर जाऊंगा। आई विल नॉट से कि यार मुझे फिजिक्स मुश्किल लगता है फिजिक्स पहले कर लो, जो आसान लगता है पहले उसको करना है। और फिर जब सेक्शन सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आसान एमसीक्यूज को कवर करना है। जो एमसीक्यूज विद इन सेकंड्स के अंदर निकल सकते हैं उनको कवर अप करना होता है। जो एमसीक्यूज के अंदर जिसमें आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मुलाज वाले हैं, डायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, आप सबसे पहले उन एमसीक्यूज को कवर अप करोगे। उसके बाद सोचने वाले एमसीक्यूज के ऊपर जाओगे। पहला क्या है जो आसानी से निकल सकते हैं, जो आसान वाले एमसीक्यूज हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे निकलने, जो विद इन सेकंड्स के अंदर कर सकते हो उन्हें करना है। उसके बाद जो सोचने वाले एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर जाना है, और देन आखिर के अंदर उन एमसीक्यूज पे मूव करना होता है जो कि बिल्कुल नहीं आते आपको। जो बिल्कुल नहीं आते उन पे तुक्के मारने के तरीके होते हैं। देखो तुक्के मारने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एप्टीट्यूड का प्रॉपर पैटर्न होता है कि किस तरीके से हम तुक्के मारने हैं। अब फॉर एग्जांपल फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, दाऊद के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे फिर तुक्के मारना रिकमेंड नहीं किया जाता। मगर जैसे आईबी हो गया, नस्ट हो गया, एनईडी हो गया, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यू कैन ब्लफ दी एमसीक्यूज। कैसे करोगे, देखो हमेशा याद रखिएगा कि भाई क्रॉस वाले जो एमसीक्यूज होते हैं सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी होनी चाहिए ये एमसीक्यूज कौन से हैं। देखो क्रॉस वाले एमसीक्यूज वो होते हैं कि जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता है किस टॉपिक से बिलोंग करता है। लेट सपोज मुझसे एक ऐसा टॉपिक पूछ लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, मैं अक्सर इसकी एग्जांपल देता हूं। नस्ट के 2019 के पेपर के अंदर फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया दैट बिलोंग्स फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ना तुम्हारी जिंदगी सुबह से शाम हो जाएगी मेरा बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को कवर ही नहीं कर सकते तुम, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के अंदर मौजूद है इंटर के, और प्लस ये यूनिवर्सिटी लेवल का कॉन्सेप्ट है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मैकेनिकल आईएम और ये सिविल वगैरह में पढ़ाया जाता है, तुम कर ही नहीं सकते न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को। ये क्वेश्चन नस्ट के फिजिक्स के पोर्शन में आया हुआ था। अब जिस बच्चे ने, जिस बेवकूफ के बच्चे ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या इस एमसीक्यूज के ऊपर वहां पे बैठ के दिमाग जाया किया होगा ना, हालांकि उसने पढ़ा नहीं है, बच्चे क्या करते हैं भाई तूने कॉन्सेप्ट घर पे बैठ के पढ़ा नहीं है, तू यहाँ पे क्या मतलब तू क्या है,
तू है कौन कि अल्लाह मियां सहीफा उतारेगा जहन के अंदर कि भाई ये टॉपिक तुम्हारे जहन में आ गया, या न्यूटन साहब अपनी कबर से आके तुम्हें बताएंगे कि बेटा मैंने लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर ये बात कही थी, इसका आंसर ये होगा। तो फिर इसमें सोचना क्यों है, इसमें सोच के टाइम क्यों जाया कर रहे हो? जब तुम्हें मालूम है तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तुम्हें नहीं पता है टॉपिक भी किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें सोचना भी गुनाह होता है, उसमें टाइम जाया नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाता है। फास्ट के अंदर, दाऊद के अंदर आप इग्नोर कर दोगे, वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। वाइल नस्ट हो गया, एनडी हो गया, आपके पास आईबी हो गया, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर लास्ट में आओगे और इन पे तुक्के मारे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुक्के मारने का तरीका क्या है? आप अपने पूरे पेपर को रिव्यू करते हो, रिव्यू करके देखते हो कि यार पूरे पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। लेट सपोज ऑप्शन ए जो है, मेरे पूरे के पूरे पेपर के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, मेरे पेपर के अंदर मेजॉरिटी एमसीक्यूज के अंदर आ रहा था। तो मैं आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लूंगा, अल्लाह का नाम लेके उसी पर्टिकुलर उस एक ऑप्शन को सारे एमसीक्यूज में लगा दूंगा। ये एक तुक्के मारने का पैटर्न होता है कि भाई आप देखोगे अपने बाकी जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे ना, जो इजी वाले होंगे, जो ट्रिकी वाले होंगे, जो आपने सॉल्व कर लिए, अब जब सॉल्व कर लिए ना, तो आपके पास जाहिर सी बात है आखिर के 9 से 10 क्वेश्चन बच रहे होंगे। देखो मैं अगेन एक बात कह रहा हूं कि ये जो क्रॉस वाले एमसीक्यूज हैं, ये वो एमसीक्यूज है जिनके बारे में आपके अब्बा अम्मा को भी नहीं पता है किस टॉपिक से बिलोंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके बारे में मुझे 0.000000001% भी पता है ना कि मैं इसके ऑप्शंस के ऊपर किसी चीज के ऊपर पहुंच सकता हूं, तो फिर वो इस क्रॉस वाले में लाइन नहीं करता, वो तुम सिंपल तुक्का मार सकते हो सोच के। यानी कि लेट सपोज तुमसे कहा जाता है कि यार अर्थ सन के गिर्द घूमती है नहीं घूमती। अब तुम्हें लेट सपोज तुम जाहिल हो, तुम्हें नहीं पता कि यार सन अर्थ के गिर्द घूमता है या नहीं घूमता, मगर तुमने सुना हुआ है अपने अब्बा अब्बा से, तुमने कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तुम कुछ ना कुछ इसका तुक्का मार सकते हो खुद से। तो ये इसमें लाई नहीं करता। इसमें लाइव वो एमसीक्यूज करेंगे जो कि पेपर में लाजमी आएंगे। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं होगा कहां से आ रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक के ऊपर है किस टॉपिक पे नहीं है। तो इनके ऊपर ब्लफ खेलने का तरीकेकार ये होता है कि आप देखते हो यार जो एमसीक्यूज का ऑप्शन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, अल्लाह मियां का नाम लेके अपने मजहबी कलमात को पढ़ के अल्लाह अकबर का नारा लगा के खुद को जमाका कर दो वहां पे उसी एमसीक्यूज को, उन 8 से 9 एमसीक्यू जितने भी आपके इस तरह के एमसीक्यूज उन सबके अंदर एमसीक्यूज को आप लगा सकते हो। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है जो एप्टीट्यूड के स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं कि ये एक तरीकेकार होता है ब्लफ खेलने का, मगर ये वहां पे खाली अप्लाई होगा जहां पे नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं है। यानी कि जहां पे अलाउ है वहां पे फिर काम नहीं कर सकते, उसको फिर आपको बैकफायर कर जाएगा। उसके ऊपर बैकफायर ये करेगा कि भाई लेट सपोज अगर 8 एमसीक्यूज में से 2 के ऊपर या 3 के ऊपर एक ट्रिक काम कर गई तुम्हारी, तो भाई बाकी जो गलत हुए वो वैसे तुम्हारे और नंबर भी काटवा देंगे। जहां नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पे तुक्के नहीं मारने, वहां पे आपने फिर ये आसान वाले, सोचने वाले, ट्रिकी वाले और वो तमाम एमसीक्यू जिनके बारे में थोड़ा सा भी श्योरिटी रखते हो ना इसका आंसर ये हो सकता है, उनको आप अटेम्प्ट कर लोगे। जिनके बारे में बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, नहीं पता कि भाई ये किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, किस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हैं, किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं, जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, इतने मासूम हो के पहली बार उस टॉपिक को देख रहे हो, वो क्रॉस वाले होते हैं। तो ये तरीकेकार होता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो यहाँ पे ये जो छोटी मैंने बाप से बातें करी ना, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ये बातें हर टीचर नहीं बताता मेरा बेटा। ये कुछ मेरी जैसे ही बावला टीचर होता है जो अपने आधे या पौन घंटे जो है ना बगैर रोके, बगैर सांस रोके जो है ना अपनी जो है ना कुछ बातें आपसे बयान करना चाहता है। देखो ये वो बातें हैं जो बड़ा अरसा मैंने इन चीजों के अंदर रहा, मैंने सीखी। ये वो बातें यार जब मैं एक स्टूडेंट था मुझे फेस करता था, मैंने उन चीजों पर काम किया। आज जब एप्टीट्यूड एक टीचर हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को बड़ा महसूस करता हूँ कि यार देखो बच्चा जो होता है ना मेरा बेटा, वो एप्टीट्यूड से इसलिए नहीं भागता कि एप्टीट्यूड मुश्किल है, बच्चा इसलिए भागता है वो प्रेशर ले लेता है उसका। देखो प्रेशर नहीं लेना। मैं अगेन कह रहा हूँ कि यार वो जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं ना, मुझे चीज बड़ी महसूस होती है कि सर वो जो है ना रोने का दिल चाह रहा है, सर वो जो है ना रोना आ रहा है बस सर, अब जो है ना सुसाइड करने का सोच रहा हूँ। यकीन मानो वन ऑफ माई स्टूडेंट, हर नेम वाज उरी लाल मोहम्मद बलोच, आई स्टिल रिमेंबर हर, शी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। बलूचिस्तान के गरीब गांव से बिलोंग करती थी, ऑब्वियसली वहां के वडेरे वगैरह थे वो तो, बट कहने का मकसद ये है कि भाई उसका राउंड वन हुआ यूनिवर्सिटी का, तो बैठ के कहती है सर बस मैं शादी कर लूंगी, अब जो है ना मेरा किसी काम नहीं है पढ़ने वढ़ने का। एंड आफ्टर दैट थिंग मैंने उसको समझाया कि यार देखो मेरा बेटा कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जब राउंड वन होता है ना, तो राउंड वन देने का देखो फायदा ये होता है आप उन गलतियों से सीखते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यार तुम जब अपना यूनिवर्सिटी का पेपर देकर आओगे ना, तुम्हारी अम्मा अब्बा तुमसे पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोर्ड का पेपर देकर आए, तुम अपना बोर्ड का पेपर देकर आए, तुम्हारी अम्मा अब्बा तुमसे पूछते हैं हाय मेरा बेटा पेपर देकर आ गया, पेपर कैसा हुआ मेरे बेटे का, मेरी बेटी का पेपर कैसा हुआ। अब हम क्या बोलते हैं घर पे आके अपनी वालदा से, वालदा बहुत अच्छा हुआ। तो वालदा फिर कहती है बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। मगर ये जो हमने फनकारी करी होती है हमारी वालदा को मालूम नहीं होती, ये हमारे दिल के अंदर हमें मालूम होती है पेपर कैसे हुआ। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई लोग जो कहते हैं ना कि सर वो जो है ना हमें नहीं पता कि हमारे पेपर का रिजल्ट कैसा आएगा, फजूल बकवास करते हैं। अगर तुम किसी भी दुनिया में टेस्ट देकर आओगे, कोई पेपर देकर आओगे ना, इफ
यू हैव गिवन इट। अगर तुमने वो पेपर दिया है, तुम्हें मालूम होगा तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारा रिजल्ट हमेशा उससे आगे पीछे आएगा। तुम लोगों के सामने बकवास कर सकते हो, मैं लोगों के सामने झूठ बोल सकता हूँ कि यार मेरा जो पर्टिकुलर टेस्ट का रिजल्ट है ना, यार सर हाशिम वो बहुत अच्छा आएगा, ये सर बहुत खराब आएगा। हालांकि मुझे दिल में पता है कि यार मेरा पेपर कैसे हुआ है, अबव एवरेज हुआ है, एवरेज हुआ है, गुड हुआ है, एक्सीलेंट हुआ है, मुझे दिल में पता होता है। और यकीन मानो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, घर पे आके सोता नहीं है, पहले आके अपने आंसर्स को चेक करता है, वेरीफाई करता है, टिक करता है ना। मैं भी उन खपती लोगों में से रहा हूँ एक जमाने के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी नैया पार लगी या नैया डूब गई, आपको अंदाजा होता है। तो भाई जो राउंड वन जब आप देकर आते हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैं क्यों कहता हूँ कि नस का नेट वन नेट टू नेट थ्री दो, मैं क्यों कहता हूँ कि आईबीए का राउंड वन दो, अगर तैयारी नहीं भी है तो एनईटी का राउंड वन दो। इसलिए दो क्योंकि मेरा बेटा जब आप पेपर देकर आओगे आपको खाली पता होगा कि आपने जो प्रेशर फील करा है वो प्रेशर आपको राउंड टू में फील नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऐसे बेतहाशा केसेस होते हैं कि बच्चे ने नस्ट का नेट थ्री फेल कर दिया, नेट फोर में क्लियर हो गया, या आईबीए का राउंड वन फेल कर दिया, राउंड टू में क्लियर हो गया, एनईडी का राउंड वन फेल कर दिया, राउंड टू में क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, राउंड वन में जब आप प्रेशर लेते हो उस प्रेशर को फिर टैकल करते हो आप राउंड टू में। आप ये देखते हो कि यार राउंड वन में मैं इस चैप्टर में फंसा था, मुझे अंदाजा हो गया। देखो जो जब टेस्ट होता है ना, टेस्ट एक रियलिटी चेक होता है। टेस्ट ये बच्चों वाली बोली नहीं होती कि यार लॉलीपॉप नहीं होता कि आपने कोई नॉर्मल घर पे बैठ के टेस्ट देना है। घर में बैठ के टेस्ट देना और एप्टीट्यूड के किसी यूनिवर्सिटी में जाके टेस्ट देने में बहुत डिफरेंस होता है। यकीन मानो मेरा बेटा, अब पानी निकल जाता है आंखों से, सही है ना भाई, कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट और पर्टिकुलरली आपको घर में बैठ के टेस्ट देने के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। तो कहने का मकसद ये कि जब आप राउंड वन दोगे एनईडी का, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप उसमें गलतियों से सीखोगे, आपको पता चलेगा किस तरह के एमसीक्यूज में फेल हुए, आपको पता चलेगा कि यार किस तरीके से प्रेशर को टैकल आउट करना होता है। और फिर जब आप इन तमाम गलतियों पे वर्क करके राउंड टू पे जाओगे ना, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी उस वक्त कोई भी नहीं होगा। याद रखो, ये जितनी बातें मैंने करी है बातें कोई नहीं बताएगा मेरा बेटा, ये बातें कोई टीचर नहीं बताता जितनी बातें मैंने आपसे करी हैं। सिर्फ इसलिए करी कि मेरा बेटा, मैंने अपने आज के दिन को सिर्फ इसलिए यहाँ पे यूटिलाइज करा कि मैं देख रहा था अक्सर बच्चे परेशान चल रहे थे। देखो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर देने की जरूरत है ना। लोगों पे प्रेशर देने की यार डालो, खुद प्रेशर लेके बैठे रहोगे तो कब तक बैठे रहोगे भाई, अम्मा अब्बा के घरों पे। तो प्रेशर नहीं देना, प्रेशर को टैकल करना सीखना है, सही है ना भाई। तो राउंड वन जो है ये बहुत कम टाइम इसमें रहता है एनईडी के अंदर, तो आपने परेशान नहीं होना, ऑलरेडी टाइम कम मिला है, सही है ना। तो जितना टाइम मिले उसको यूटिलाइज करने का मैंने तरीका आपको समझा दिया, इसको आपने फॉलो अप करना है। वाइल अगर आप फास्ट की बात कर लो, नस्ट की या आईबीए की, देखो मेरा बेटा जितना मैं करवा रहा हूँ उसको फॉलो अप करो, पास्ट पेपर्स उनके साथ साथ देखो, आईक्यू के लेक्चर्स मैंने डाले उनको देखना है आपने, आप इजीली कवर अप कर सकते हो। खुदारा इसमें इतना परेशान होने की हवा बनाने की जरूरत नहीं है। फास्ट का टेस्ट यार हर बंदा क्लियर करेगा, मुझसे पढ़ लो ना, मैं गारंटी देता हूँ क्लियर करोगे, अगर तुमने मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो अप किया। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, सही है ना भाई। और मुझे बताओ, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर मैंने आपसे बात करी, दीज वर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। मैं देख रहा था अक्सर बच्चे परेशान चल रहे हैं, तो ये चंद बातें थी जो मैंने अपनी तरफ से करी। कुछ कहा सुना हो तो अल्लाह माफ फरमाए यार, मगर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ अपने एक उस्ताद की तरह, शेख आतिफ की तरह, कि भाई जो कहा सुना हो माफ करें यार, मगर ये बातें, ये इल्म अल्लाह की तरफ से जो भी मैंने आपको पहुंचाया, बट दिस एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लाजमी फॉलो अप करो, आपके प्रेशर हैंडलिंग के अंदर ये बहुत काम आएगा। इनको ऊपर वर्किंग करो, इन चीजों को फॉलो अप करो, इजीली इंशाल्लाह टैकल आउट करोगे। रफ वर्क करने के लिए जो है ना आपको प्रॉपर पेपर मिलता है रफ वर्क के लिए, एंड आपको यू हैव टू कवर दोस पर्टिकुलर थिंग विद दी पेपर के ऊपर रफ वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने आज मुझे फास्ट के टेस्ट की पिक्चर भेजी, तो उसके अंदर तो उन्हें पेंसिल लाने से ही मना किया हुआ था, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। मेरा बेटा एनईडी के अंदर आईक्यू नहीं होता भाई, कितनी बार बताऊंगा, एनईडी में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। फास्ट वाले आपको खुद पेंसिल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, और आपको पेपर एनईडी में मिलेगा, हर जगह पेपर आपको रफ खुद मिलता है। खुदारा कोई पेपर लेके नहीं जाना होता मेरा बेटा, कोई पेपर लेके नहीं जाना होता। खुदारा ये गलती भी मत करिएगा, पेपर लेके जाए आपको उसी वक्त निकाल दिया जाएगा वहां से, कोई बात नहीं सुनेगा आपकी, सही है ना मेरा प्यारा बेटा, कोई नहीं लेके जाना, सही है ना भाई। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर देखो, एनईडी की बात कर ले, नस्ट की बात कर ले, फास्ट की बात कर ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास सिंपल तरीके से सीक्वेंस सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन हमारे पास बायनोमियल थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, देन हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, हमारे पास जिसमें स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ गए, कैलकुलस का जो पार्ट हो गया आपके पास, फंक्शंस हो गए, सही है ना, और कॉनिक सेक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब इसको बाद में लिख सकते हो बैठ के। दीज आर दी एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सही है ना मेरा बेटा। फास्ट के अंदर देखो, तुक्का लगाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यार फास्ट के अंदर आपके अगर 4 एमसीक्यूज गलत हो गए तो आपके एक सही एमसीक्यूज के नंबर भी कट जाएंगे, तो जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग है वहां पे तुक्का नहीं लगाया जाता। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, सही है ना
मेरा बेटा एनईडी के 2022 के नहीं करने, सिर्फ 2020 से ऑनवर्ड पेपर तो लाजमी करो ना यार, इतना कम टाइम थोड़ी है। 2020 से देखो 2020 से पहले के जितने भी पेपर्स है ना। अच्छा एक बात और, अक्सर मेरे पास एक मैसेज आया कुछ अर्सा कबर, मुझे इतना अफसोस हुआ। एक बच्चे ने मुझसे बोला, सर ये जो आपने 2020 से आगे के पेपर शेयर किए हुए हैं ना सर, ये हाथ से लिखे हुए पेपर हैं, आप जो है ना हमें कोई प्रिंटेड पेपर दे दें। भाई जितने भी प्रिंटेड पेपर्स की किताबें हैं ना उनको जला दो, उनको दफा कर दो, फेंक दो, किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे पेपर 2018 से पहले हैं। जितनी भी प्रिंटेड किताबें एनईटी के पेपर्स की मौजूद हैं सारी बेकार है, कोई भी काम की नहीं है। जो 2020 से और उसके बाद के पेपर्स है जो हाथ से लिख लिख के मेरे शागिर्दों ने शेयर किए हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस वो हैं जो पेपर के अंदर आए हुए थे। सही है ना? तो याद रखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा ये कहता है ना कि सर वो राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मेरा बेटा थोड़ा सा चश्मा लगाओ, कुछ भी करो, उस राइटिंग को समझो, बैठ के वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम्हारे लिए आसमान से कोई सहीफा नहीं उतरेगा कि एनईटी के पेपर्स के लिए। ये 2020 से जो ऑनवर्ड पेपर है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ये किसी किताब में नहीं तुम्हें मिलेंगे। ये वो पेपर्स हैं जो बच्चों ने जब टेस्ट दिया था ना, तो टेस्ट देने के बाद मुझसे मेरे कहने के ऊपर मेरे ओबीडियंट मेरे को शागिर्द होते थे। आप में से कुछ बच्चे होंगे जब आके मैं उनसे मांगूंगा, कुछ बच्चे इग्नोर कर देंगे टीचर्स को, कुछ बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं वो आके बताते हैं कि सर मेरे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ। तो बड़ी खुशी मिलती है यार, ऐसे बच्चों के लिए दुआ निकलती है। तो वो ये मेरे जो बच्चे थे बड़े अच्छे बच्चे थे, मुझे आज भी इन बच्चों के बड़े नाम याद है, आके बताते थे, तो फिर मैं उन पेपर्स को अरेंज करता था और अपलोड करता था। ये वो पेपर्स हैं। ये पेपर्स हो सकता है यार आपको राइटिंग में थोड़ा मसला हो, मेरा बेटा थोड़ा सा गुजारा करो ना, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2020 से ऑनर पेपर्स लाजमी कवर अप करने। पास पेपर्स ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, वो पेपर्स वहां से कवर अप करो, लाजमी करो। वाइल जैसे नस की बात करें या फास्ट की बात करें, आईबीए की बात करें, सीएस की, तो देखो मेरे प्यारे शागिर्द जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, ये आपका पेपर इजीली निकाल देगा, इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है मेरा प्यारा बेटा? तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको लाजमी अपने जहन में रखनी है। अच्छा सर 2023 में क्या सॉफ्टवेयर चेंज होगा? देखो यार ये कुछ कह नहीं सकते सॉफ्टवेयर चेंज होगा नहीं होगा, और मैंने आपसे क्या कहा है, समझ के पेपर्स को कवर अप कर लो मेरे कहने के ऊपर। सही है ना? आप बाकी तैयारी भी करो बट समझ के पेपर्स को लाजमी कवर अप कर लो। अभी नहीं पता चेंज होगा नहीं होगा। बेटा कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नवंबर दिसंबर में आता है, तो अभी उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम पैटर्न होता है उसके लिए। सही है भाई? तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? इस चीज को आपने समझ जहन में रखना है। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दोबारा रिपीट कर दूं। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आपके पास डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है, कॉनिक सेक्शन होता है, आपके पास डोमेन रेंज के फंक्शंस हो गया, आपके पास सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो गया, आपके पास ट्रिगोनोमेट्री बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बायनॉमियल थ्योरम हो गया, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या मैट्रिक्स हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, हर यूनिवर्सिटी में इन्हीं पेपर से कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है। तो भाई कंप्यूटर के ऊपर जब कंप्यूटराइज टेस्ट है तो वहां पे आपने टिक थोड़ी करना है, तो वहां पे आपके पास नीचे नेक्स्ट करने का ऑप्शन होगा ना, तो नेक्स्ट कर करके आगे मूव करते जाओगे, तो वहां पे टिक नहीं करना, वहां पे आप आसान एमसीक्यूज को टिक करके सॉल्व करते जाओगे, और मुश्किल और कॉन्सेप्चुअल और जो आपको बहुत लेंथी लग रहे होंगे ना एमसीक्यूज, उनको आप लीव करते जाओगे नेक्स्ट कर करके, और बाद में आप वापस उन एमसीक्यूज पे आने आ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं होती। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? और आपके पास सिंपल तरीके से एनईडी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर कुछ सालों के अंदर कैलकुलेटर एनईडी में छीन लिया गया था, तो याद रखिएगा आपके पास सिंपल कैलकुलेटर भी हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों ले जाएं। साइंटिफिक कैलकुलेटर वो होता है जो आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर एनईडी के अंदर अलाउ होता है। भाई प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज समथिंग डिफरेंट। तो अक्सर बच्चे हर साल की मसला है कि भाई बच्चे को मालूम ही नहीं होता प्रोग्रामेबल क्या होता है, साइंटिफिक क्या होता है। भाई प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपने कभी देखा हुआ भी नहीं होगा मेरा बेटा, 35,000 रुपए का प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होता है, दराज पे जाके चेक करिएगा जरा, 35,000 रुपए का प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। साइंटिफिक कैलकुलेटर वो होता है जो नॉर्मली आपके पास चल रहा होता है, वो अलाउ होता है। मगर कुछ सालों के अंदर कैलकुलेटर छीन लिया गया था एनईडी के अंदर भी। कुछ टीचर्स होते हैं वो मेरी तरह के खरके दिमाग के होते हैं, वो छीन लेते हैं। तो आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर भी होना चाहिए, ताकि अगर छीन लिया जाए तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे कर सकूं। है ना भाई? बाकी आपके पास किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, चाहे आईबी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, यूईटी हो, आपके पास दाऊद हो। तो भैया आप अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, मैंने हर चीज आपको कैलकुलेटर के बगैर सिखाई हुई है, आप इजीली कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हो। इनफैक्ट आप एनईडी में भी कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात। ये क्लास मैं हमेशा एक लास्ट में क्लास रखता हूँ बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए, एंड आई नो कि इसका बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह। और इस चीज को लाजमी कवर अप करो। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ, तो मुझे फिर बताओ इंशाल्लाह।